हम हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों ने जो बंटवारा झेला था ना 1947 में, बहुत सारे लोग इधर से उधर गए थे। कुछ कुछ ऐसी कहानी ग्रीस और टर्की की भी है। ये एक दुकान है, मुस्तफ़ा पाशा एक एरिया है कैपेडोकिया में। अभी इस दुकान में एक जनाब हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई, क्या कहानी है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं उनके और हमारे बीच में, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, टर्किश और ग्रीक जो लोग हैं उनकी जो कहानी है, कहानियों की जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो इस दुकान के जो जनाब याकूब भाई हैं वो बताएंगे। बहुत बुरी हालत में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सुबह के 7 बज रहे हैं। रात भर बस का सफ़र था, सोया नहीं, बिल्कुल नींद नहीं आई। खैर पहुँच गया सही सलामत कैपेडोकिया इलाके में। ये इलाके का नाम है कैपेडोकिया। इस जगह का नाम है ओर्ता हिसार। इसके पड़ोस में है ग्योरे में, उसके पड़ोस में है उर्ग्युप। ग्योरे में वो जगह जहाँ पर एक तरीके से टूरिस्ट एक्टिविटीज़ का सेंटर है। ओर्ता हिसार जहाँ पर इस वक्त मैं हूँ, ये एक ऐसा मोहल्ला है जहाँ पर आम लोग रहते हैं और थोड़ा सा कुछ इस तरह की केव होटल्स वाली या केव वाली या कुछ जो टिपिकल जो यहाँ का जो यूएसपी है इस एरिया का, उस तरह का एक्सपीरियंस कराने वाली थोड़ी सी लग्जरी वाली प्रॉपर्टीज़। वाह, पुराने ज़माने के एबंडेंट गुफाएं भी हैं। भी क्या है, मतलब हैं ही। ये सारा इलाका इन्हीं के लिए तो जाना जाता है। वो सामने असली केव होटल्स तो ये हैं। सॉरी, असली केव होटल्स नहीं, असली केव वाले घर ये हैं। और इस वक्त ये सिर्फ स्टोरेज के काम आ रही है जगह। मुझे याद आ रहा है हिमाचल में जब मैं गांव में रुका था, बहुत ही ज़्यादा इंटीरियर के जो गांव में ठहरा था, वहाँ पर भी मिट्टी के जो घर है ना, पुराने ज़माने के जो घर हैं, वो सब गाय भैंस बांधने या अपना स्टोरेज स्पेस या चारा रखने के काम आती हैं, अनाज रखने के काम। रहने के लिए अब लोग मॉडर्न घरों का इस्तेमाल करते हैं। हिमाचल की कहानी और यहाँ की कहानी, मेरे ख्याल से तमाम दुनिया के गाँव की कहानी यही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं राजस्थान के किसी शहर में घूम रहा हूँ। जयपुर का वो जो पिंक सिटी वाला एरिया है, बस दुकानें गुलाबी नहीं हैं इसकी, अदरवाइज़ दोनों तरफ ऐसा ही है। या फिर जैसलमेर, वहाँ तो इसी तरह के पत्थर हैं। बस हाँ, वो लूनी घी के पराठे वो नहीं लिखा हुआ है, कहीं वो मिल जाए तो ये राजस्थान ही है। ओर्ता हिसार कासल के बिल्कुल नीचे है ये। बस एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी, एक इंस्टाग्राम फ़ोटो खिंचवानी हो, आइए और खिंचवाइए। पैसों की ज़रूरत थी असल में, मुझे उनको भिजवाने हैं ना, हमारे ग्योखान भाई को। तो एटीएम से पैसे निकाल रहा हूँ, वो दूंगा वहाँ। होटल में मेरी बात हो गई थी, उनको मैंने समझाया कि ये परेशानी फंसा हुआ हूँ, तो पैसे आप भिजवा दीजिए प्लीज़, कैश मैं आपको दे देता हूँ। ब्लॉग्स, वीलॉग्स, ये सब देखना कितना ज़रूरी है अभी बताता हूँ। ये एक मिला, ये है टीसी ज़रात बंकासी। ये एक ऐसा एटीएम है जिसने कोई कमीशन चार्ज नहीं की। 1200 लीरा मैंने निकाले हैं, तो ये मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। इस वाले एटीएम को आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रात बंकासी। मुझसे इसने 0 कमीशन पे पैसे मैंने विड्रॉ कर लिए हैं। थैंक यू। Good morning. Can you drop me to? Thank you very much. Thank you. I am going to Suwanli. I'm Varun from India. India, Hindustan. Very expensive Cappadocia in Göreme. Okay. Very expensive. Okay. Ürgüp chips, Ortaysar chips, Avanos chips, but Göreme very expensive. Okay. Thank you very much. Small map, not map. I have map. Thank you very much for your help. Okay. Thank you. Bye bye. Bye. I'll
तो मेरे दिन की शुरुआत हुई है कुछ इस तरीके से, हिच हाइकिंग करके मैं पहुंच गया हूं उर्ग्युप और हिसार से, और यहां से आगे अपना सफ़र जारी रखूंगा मैं। स्वानली वैली मुझे पहुंचना है, देखते हैं कैसे पहुंचेंगे। कहते हैं कि अरे एक बस आ गई है सर। मुस्तफ़ा पाशा। गूगल मैप्स बता रहा है कि ये डिस्टेंस उर्ग्युप से मुस्तफ़ा पाशा का है 5.4 किलोमीटर। You go back now. What time? मुस्तफ़ा पाशा उर्ग्युप। Yes. थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। ये है टाइम टेबल बस का। करीब करीब हर आधे घंटे बाद बसेस हैं मुस्तफ़ा पाशा उर्ग्युप के बीच। गांव का नाम है मुस्तफ़ा पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा, मतलब अतातुर्क की बात हो रही है। अतातुर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर हैं टर्की के लिए। पिछली सीरीज़ में मैंने बहुत सारी बातें की थी मुस्तफ़ा कमाल पाशा के बारे में, अतातुर्क के बारे में। मगर अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, नहीं अगर देख रही हैं तो छोटे से उसमें बता देता हूँ। जिस तरीके से अहमियत है हमारे देश में गांधी जी की, तो वही हैसियत यहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल पाशा, उनके नाम पर ये गाँव है। एक ज़माने में यहाँ पर ना बहुत सारे क्रिश्चियन पॉपुलेशन रहा करती थी। अब यहाँ है मुस्लिम पॉपुलेशन। मैं इस वक्त एक मस्जिद में खड़ा हुआ हूँ। चामी बोलते हैं यहाँ पर, CAMII लिखा हुआ है, C इज़ प्रोनाउंस्ड एज च। तो ये इंफॉर्मेशन सेंटर को देख रहा था मैं, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, कहीं कुछ मिला नहीं। पीछे कुछ दुकान हैं, उनमें से एक पर लिखा हुआ है फ्री इन्फॉर्मेशन। एक पर नहीं, दो पे ऑलमोस्ट शायद सभी यहाँ पर फ्री मैप्स और फ्री इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। Hello, merhaba. Hello, sir. How are you? I'm good. How are you? Thank you. Very well, thanks. Thanks, my friend. Where do you come from? I'm from India. India. Nice. Yes, and Many friends from India. what is that? Sorry. Many friends from India. Yeah. It's India. Oh, be careful. Yeah. I just saw you have free information here. Yes, yes. Can I sir. ask you a few Yeah. things? Sure. Thank you so much. You are welcome, sir. Okay. And you go to right side, 50-meter right. Mm-hmm. There. And what's your name? My name Jakub. My grandfather's name also Jakub. Okay. And his grandfather in Greece name Jakubas. Jakubas. Yeah, Jakubas. Okay. इनकी कहानी असल में ये है कि ये Yeah, उन we लोगों are- में से। Yeah, our grandfathers come from in Greece, Selanik, in 1923. Yes. Because here is Greek village. Yeah. And in 1923, all Greek go to Greece, and our grandparents come to here. Change In it. 1923. Yeah. ये खास बात है इस गांव की। द नेम इज़ मुस्तफ़ा पाशा। The Greek name Sinasos. ग्रीक नेम सिनासोस था, लेकिन यहाँ पे जो लोग थे वो चले गए वहाँ, Yeah, new और name इन मुस्तफ़ा जैसे बहुत पाशा। सारे लोग आ गए वहाँ से यहाँ। ये उनमें से एक हैं बेसिकली। एंड नाउ वेयर आर योर ब्रदर्स, सिस्टर्स, योर कजन्स? Do they live here? Yes, yes, all here. I have about one brother, and my father opened this here shops about 40 years ago, 40 years 1982. ago. Wow. My father Okay. dropped this one. Come, I show you, Yeah. please. My father have a young pictures about 40 years ago Super. here. And we work with family, my brother, Yeah. my father. Yeah. 1924 में अतातुर्क के वक्त की बात है ये। तब हुआ एक, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ था, और पॉपुलेशन बहुत सारी इधर से उधर और उधर से इधर गई थी। दुनिया का सबसे बड़ा जो ह्यूमन जो एक्सचेंज था, मतलब हिंदू और सिख इस तरफ आ गए थे हिंदुस्तान की तरफ, और मुसलमान चले गए थे पाकिस्तान की तरफ। कुछ वैसा ही ग्रीस और टर्की के बीच में उस दौरान हुआ था। तो यहाँ पर जो रहने वाले बहुत सारे जो क्रिश्चियंस थे वो चले गए थे ग्रीस वाले एरिया में, और ग्रीस में रहने वाले बहुत सारे जो लोग थे वो बेसिकली आके बस गए थे इस एरिया में। तो यहाँ पर अभी भी ना बहुत सारे जो ग्रीक घर हैं, ग्रीक स्टाइल में जो बने हुए घर, चर्चेज़ हैं, वो अभी भी उनके थोड़े बहुत अवशेष हैं, उनके थोड़े बहुत रूइंस या उनके निशानी हैं अभी भी। मुस्तफ़ा पाशा उन्हीं में से एक है। या एंड आई ऑल्सो वांट टू टेल यू, Greek people like you, people now you are Turkish. Yes. They came from there in 1923 to here,
and people, the Christians, they went to Greece. Yes. People living here. It was similar with India and Pakistan. A lot of Indians, they went to Pakistan, and a lot of Pakistanis, they came to India in 1947, just like you. Yeah. Just like you. Same story. Yes, the same story. Yeah. I'm really thankful to you for your time. Thank you, my friend. Nice to meet you. Thanks a lot. Thank You're you very welcome. much. बहुत अच्छा लगा इनसे Have a मिलकर. nice And day, what's good your holiday. name? Yaqub. ये है जनाब याकूब. मुस्तफ़ा पाशा में इनकी दुकान है, ठीक मस्जिद के सामने. What's the name of your shop? Shez Ismail. Shayz Ismail. Yeah. That's the name of your shop. Shops. And you also have a travel agency? Yeah, Sinasos Travel. Okay. Thank you. You're welcome. Thank you. ये जो सारा इलाका है ना, उर्गुप से साउथ में मैं जैसे मुस्तफ़ा पाशा आ गया हूँ और आगे अब मैं जा रहा हूँ स्वानली की तरफ, स्वानली वैली की तरफ. ये सारा जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी वो यहाँ पर रहा करती थी. उस तरफ है उर्गुप और इस तरफ ये रास्ता जा रहा है स्वानली. यहाँ तक मुस्तफ़ा पाशा तक तो उर्गुप से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट आसानी से मिल जाएगा. आगे थोड़ा मुश्किल हो सकती है, इसलिए अपना व्हीकल होगी तो थोड़ी आसानी ज़रूर होगी. वरना देखते हैं ऑटो स्टॉप जिसको बोलते हैं हिच हाइकिंग को, वो यहाँ पर कैसे काम करने वाला है. लेट्स सी. Hello, hi. You going to Shamil? Yes, come. Shamil, thank you very much. Thank you. Teşekkürler. I really appreciate your help. Thank you very much. And bye bye to. Bye. Gule gule. Bye. Gule gule. Okay. Thanks. Bye. Bye. ये है चैमिल और आगे है कैशलिक मोनेस्ट्री और आगे मैं बोलते बोलते मेरा ध्यान गया इन घरों पर. ये बहुत पुराने ज़माने के लग रहे हैं. हो सकता है कि ये उसी ग्रीस वाले टाइम के हों, 1924 1923 से पहले के. ये जो सारा एरिया है जहाँ इस वक्त मैं हूँ, मुस्तफ़ा पाशा उर्गुप के साउथ में बेसिकली, ये सारा एक ज़माने में बाइजेंटीन एम्पायर के. बाइजेंटीन एम्पायर तो खैर बहुत बड़ा था, यही नहीं बाइजेंटीन एम्पायर का पार्ट था, बहुत ही बड़ा था. बाइजेंटीन एम्पायर बेसिकली जो रोमन साम्राज्य जिसकी हम बात करते हैं ना, जब हम बोलते हैं ईरान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, वो जो हम उसकी बात मतलब उसमें जो रोम की बात करते हैं, रोमन सभ्यता की, वो रोमन सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, एक ग्रेट रोमन सिविलाइजेशन थी, ठीक वैसी जैसे हमारी इंडियन सिविलाइजेशन जो पुरानी है, प्राचीन भारतीय सभ्यता. तो उस रोमन सभ्यता का एक हिस्सा होती थी बाइजेंटीन एम्पायर, जो कि बेसिकली ईस्टर्न पार्ट ऑफ रोमन सिविलाइजेशन था. वेस्टर्न पार्ट जो रोमन सिविलाइजेशन का था ना, वो टूटने लगा. जैसे हमारे अपनी सभ्यता में था, हमारे भी राजा छोटे छोटे उसमें बढ़ते चले गए, रजवाड़े बनते चले गए, आपस में बस ऐसी लड़ाई होती चली गई. ऐसे यहाँ पर भी हुआ. लेकिन ये वाला जो एरिया था ईस्टर्न साइड वाला, ये बन गया बाइजेंटीन एम्पायर. मतलब इसको ईस्टर्न रोमन सिविलाइजेशन या एम्पायर भी कह सकते हैं. बहुत एक मिट्टी वाला एक रास्ता जा रहा है और बहुत ही पुराने किस्म के घर यहाँ से दिख रहे हैं मुझे. सो बेसिकली ये पूरा बाइजेंटीन एम्पायर होता था. बाइजेंटीन एम्पायर की कैपिटल होती थी कॉन्स्टेंटिनोपल, जो अब है इस्तांबुल. बाइजेंटीन एम्पायर के वक्त में यहाँ पर होता था क्रिश्चियनिटी, और ये इलाका काफ़ी टाइम तक क्रिश्चियनिटी वाला रहा. करीब करीब 1300-1400s में जब ख़त्म हो गया था, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमन ने उनको भगा दिया था, काफ़ी साल राज किया बाइजेंटीन्स ने. तो बाइजेंटियन बेसिकली जो था, उसके बाद फिर ऑटोमन्स आ गए. ऑटोमन्स बेसिकली इस्लाम में विश्वास करता था जो एम्पायर था, तो उस पूरे इलाके में इस्लाम इस तरीके से आया. लेकिन ये इलाका फिर भी, ये जो सारे घर हैं ना, ये इलाका फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस था. बट 1923 वगैरह वगैरह के आसपास यहाँ से फिर वही लोग यहाँ से वहाँ चले गए. ग्रीस में चले नहीं गए, उनको भेजा गया, और वहाँ से जो मुस्लिम्स थे वो इन इलाकों में आके बस गए थे. ये उनमें से एक इलाके हैं, लेकिन वही निशानी अभी भी बाकी हैं उस वक्त की. मेरे लिए दिक्कत ये है क्योंकि बिना गाइड के मैं पहचान नहीं पाऊँगा जो आर्किटेक्चर है, ग्रीक जो शैली वाला जो आर्किटेक्चर होता है ना. Kilise? Go? Buradan? Okay. हाँ हाँ
Klise? Nerelisin? Huh? Nerelisin? Hindustan. Şöyle git, şurada gidilir. Okay, okay. Klise मतलब चर्च शायद। ये पुराना चर्च है, वही बाइजेंटाइन एम्पायर के टाइम का, जब यहाँ पे ग्रीक हुआ करता था। एक बुज़ुर्ग थी, वो देख रही थी मुझे बहुत ध्यान से। अच्छा रास्ता है यहाँ पर। ये तो वाकई बहुत पुरानी बिल्डिंग है बॉस। चर्च देखते हैं पहले। लास्ट टाइम जब मैंने टूर किया था, रेड टूर, जिसके लिए मैंने 200 लीरास पे किए थे 2-4 साल पहले, उस वक्त मुझे लेकर गए थे वो लोग ओपन एयर म्यूज़ियम ग्योरेमे में। और वहाँ पर उन्होंने मोनेस्ट्रीज़ और चर्चेज़ के अंदर की जो फ्रेस्कोज़ मतलब दीवारों पर बनने वाली जो पेंटिंग्स, जिसको हिंदी में भित्ति चित्र भी कहा जाता है, भित्ति मतलब दीवार, भित्ति पे बनने वाले चित्रों के बारे में बताया गया था। और उन दीवारों पर थोड़ा प्रोटेक्टेड है ये कहा गया था, बाकी जगहों पर ख़त्म किया जा चुका है। ख़त्म कैसे? कुछ इस तरह से प्लास्टर निकल चुका है, या भित्तियों पर, दीवारों पर जो बने हुए थे उनको, उनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे लिख दिया गया, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स नहीं हैं। इनकी हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस यहाँ रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इसलिए भी नहीं थी क्योंकि ये सारे हैं चर्चेज़ जो कि क्रिश्चियनिटी के लिए इम्पॉर्टेंस रखते हैं। यहाँ जब आ गए थे इस्लाम को मानने वाले लोग, इस्लाम मतलब दूसरा धर्म, कोई भी दूसरा धर्म, जो इसकी इम्पॉर्टेंस को उतना बेहतर नहीं समझते थे, इस वजह से इसकी इम्पॉर्टेंस को नहीं समझा गया और यहाँ पर ये सब चीज़ें हो गई। यहाँ तक कि यहाँ पर जो सिस्टम था उसने भी इसकी इम्पॉर्टेंस को नहीं समझा और आज भी नहीं समझ पा रहे हैं ये लोग। ये सारे ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। कहना मैं ये चाहता था कि जैसे यहाँ पर 1906 1906 का है, ये कोई बना हुआ है। कहना मैं ये चाहता था कि वहाँ मैंने इतने पैसे दिए उसके बाद भी, और ग्योरेमे ओपन एयर म्यूज़ियम की एंट्री टिकट है, उसके बावजूद भी वो नहीं दिखा जो मेरे को यहाँ दिखा। फ्री ट्रिप मतलब मैं फ्री में सिर्फ ऐसे इस गांव में एक्सप्लोर करता करता आ गया। कोई टूरिस्ट नहीं है इस गांव में, अकेला मैं हूँ। ये सारा नॉन टूरिस्ट एरिया है और यहाँ मुझे दिखा ये है वो फ्रेस्कोज़ जो क्रिश्चियनिटी, यहाँ पर जीसस क्राइस्ट हैं, ये ग्रीक में लिखा हुआ है कुछ यहाँ पर। इधर ये पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं, जीसस हैं इधर, और अंदर पूरा चर्च है। मैं अंदर जा रहा हूँ अब। सफाई है यहाँ, यानी मेंटेनेंस तो थोड़ा बहुत होता है, कौन करता है कोई अंदाज़ा नहीं है। मेरी आवाज़ गूंज रही है अंदर। इधर हैं वो पेंटिंग्स बनी हुई हैं, उधर दिख रही हैं। इस चर्च में आने के बाद एक एहसास हो रहा है कि कैपेडोकिया सिर्फ अपनी फेरी चिमनीज़ और अपनी केव्स के अलावा भी बहुत कुछ है। अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हों, ख़ास तौर पे ह्यूमन एंगल से अगर आप हिस्ट्री को देखें, हालांकि हिस्ट्री होती ह्यूमन एंगल से ही है, लेकिन कई बार वो दिलचस्प नहीं होती है। लेकिन आप उसको कनेक्ट करें अपने हिस्ट्री के साथ, अपनी पर्सनल हिस्ट्री के साथ में, तो वो दिलचस्प लगने लगती है। मेरे लिए इसलिए दिलचस्प है क्योंकि 1923-1924 में 1920s में ग्रीक टर्की कुछ वो हुआ था इन दोनों इलाकों के बीच, इन दोनों इलाकों के रहने वाले लोगों के बीच, क्योंकि धर्म के आधार पे लोग इधर से उधर भेजे गए थे। टर्की में कहा गया कि मुसलमान आ जाएं, ग्रीक में कहा गया था कि जो रहने वाले हैं टर्की में क्रिश्चियंस, वो इधर आ जाएं ग्रीस में। वही एग्जैक्टली हुआ था हम लोगों के साथ, हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों के साथ 1947 में। समझ में नहीं आता ये जो छेद किए हैं इतने मोटी चादर में, लोहे की है ये चादर चढ़ी हुई, लकड़ी का बहुत भारी दरवाज़ा है। ये छेद किए कैसे हैं? क्या मारा गया है इनमें? तो ये जो चर्च है एक मुसलमान आबादी के बीच में है। ज़रूर यहाँ इसकी देख रेख प्रॉपर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ये साफ़ सुथरा है अंदर से। मैं इसके अंदर खड़ा हूँ इस वक्त, नहीं तब तक ये ढह चुका होता मेरे आने से पता नहीं कितने सदियों पहले, कितने सालों पहले, या ये ढहाया गया चुका होता। नफ़रत नहीं थी, इस वजह से दूसरे धर्म के एक मॉन्यूमेंट को इन्होंने संभाल के रखा। और मुझे लगता नहीं है कि इसमें ज़रा भी कुछ
एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ है, क्योंकि मुझे ऐसा कोई बोर्ड नज़र नहीं आया कि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है या नहीं। ये सारा मुझे लगता है कि यहाँ के लोकल्स ने किया, जो कि एक दूसरे धर्म को मानते हैं। तो ज़रूर उनके मन में रिस्पेक्ट है, इसलिए इसको रखा हुआ है ठीक ठाक। लेकिन अहमियत डेफिनेटली होता है ना, कि जब मैंने पढ़ा ही नहीं बचपन से जिस चीज़ के बारे में, तो उसके बारे में मैं क्या समझूंगा। तो यही रीज़न रहा होगा। हमारे भी गांव में जिस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता, तो हम क्यों उसको इतनी इंपॉर्टेंस देंगे। ये रीज़न है आज इस चर्च की दीवारों से ऐसे ऐसे पौधे बाहर आने लगे हैं, लेकिन फिर भी ये एग्जिस्ट करता है और मैं आज आपको ये दिखा पा रहा हूँ। किले से या इट वाज गुड। हाँ हिंदुस्तान तुर्कचे Türkçe biliyorum, Türkçe. बट मुझे नहीं आती आपकी भाषा, आपकी भाषा ज़ुबान मुझे नहीं आती। Anlamıyorum. मैं समझ रहा हूँ आपको भी समझ में नहीं आ रही है, बट अच्छा लगा आपने नहीं बताया होता कि ऊपर एक चर्च Güzel है। mi? Güzel mi? मैं अंदर गया था, लेकिन अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को बहुत शुक्रिया, आपने इसको ज़िंदा रखा हुआ है। शुक्रिया आपका। एक और हैं। मरहबा। Sen misin? मरहबा। Sen anlaşılmıyor, yabancı. टूरिस्ट güzel, çok güzel. Kilise. Yes. Gezdin mi? Çok güzel. İyi. Teşekkürler. Benim kızım. कज़न। ओके ओके, कज़न समझ में आया बस। ओके थैंक यू, Hadi görüşürüz. teşekkürler। दुनिया इन्हीं जैसे लोगों की वजह से तो खूबसूरत लगती है।